तो अभी टॉपिक है हमारा वुंड हीलिंग, टिश्यू रिपेयर एंड स्कार। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बस फोकस करेंगे। तो पहला चीज़ जो मोस्ट कॉमन चीज़ याद क्या रखना होना चाहिए कि जब भी वुंड हीलिंग होता है तो उसके कितने फेजेस होते हैं? 3 फेजेस। पहला इन्फ्लेमेटरी फेज, जो स्टार्टिंग के 2-3 डेज होता है वो होता है इन्फ्लेमेटरी फेज। फिर उसके बाद 3rd डे से लेके 3rd वीक तक जो फेज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोलिफरेटिव। और उसके बाद जो लास्ट फेज़ होता है उसको हम लोग बोलते हैं रीमॉडलिंग फेज़। तो आप क्या क्या जानोगे इन्फ्लेमेटरी फेज में होता क्या है कि जस्ट आफ्टर वुंड जब होता है, बिगिंस जस्ट आफ्टर द वुंडिंग। वुंड मतलब वुंड प्रोसेस जो होता है वुंडिंग होने के जस्ट बाद इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस होता है। इसमें क्या मिलेगा? इसमें वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा और थ्रोम्बस फॉर्मेशन होगा ताकि ब्लड का लॉस कम से कम हो। प्रोलिफरेटिव फेज में क्या होता है? 3rd डे से 3rd वीक यहाँ फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। तो फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ओके, तो कोलेजन का डिपोजिशन होता है। और एक और चीज़ यहाँ क्या होता है? एंजियोजेनेसिस। वेसल्स का फॉर्मेशन होगा ताकि जो डेड टिश्यू है वहाँ पे ब्लड जा सके। और यहाँ पे ये चीज़ याद रखना 3 से कि यहाँ टाइप 3 कोलेजन रैंडम फैशन में डिपोजिट होगा। रैंडमली, अच्छी तरह से लाइन नहीं रहेगा, रैंडम फैशन में डिपोजिट होगा। ओके, तो प्रोलिफरेटिव फेज में टाइप 3 होता है। मेनली जो मोस्ट कॉमन कोलेजन का जो डिपोजिशन होता है वो टाइप 1 होता है। तो मैच्योर कोलेजन कब आएगा? टाइप 1 कोलेजन रिप्लेस कर लेगा टाइप 3 को। ये किस फेज में? रिमॉडलिंग फेज में। ये क्वेश्चन याद रखना, ठीक है। टाइप 1 कोलेजन टाइप 3 को रिप्लेस कर लेगा और रेशियो क्या होगा? 4:1 कोलेजन है। तो ये हमारा हो गया इन्फ्लेमेटरी, प्रोलिफरेटिव और रिमॉडलिंग फेज। इतना ही जानना है। और ये जो टाइप 1 कोलेजन है ये अपने आप को रियलाइन कर लेगा एक अलाइनमेंट में, जिसके कारण टेंसाइल स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ इंक्रीज। ये नीट का क्वेश्चन है कि वुंड हीलिंग के बाद मैक्सिमम स्ट्रेंथ 100% कभी अचीव होता है कि नहीं? कभी नहीं। 80% ही स्ट्रेंथ वापस आ सकता है। ये मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। 100% स्ट्रेंथ कभी नहीं आएगा। और ये कब आता है? ये भी क्वेश्चन है 12th वीक में। 12th वीक या 3 मंथ। तो उसने लिख रखा था कि 100% स्ट्रेंथ आ जाता है, 100% स्ट्रेंथ कभी नहीं आता। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन। ठीक है, ये हमने बाकी देख लिया। इन्फ्लामेटरी, प्रोलिफरेटिव, रिमॉडलिंग। प्रोलिफरेटिंग में टाइप 3 कोलेजन आता है जो कि रैंडमली आ जाता है, मतलब रैंडमली अलाइंड होता है। और उसके बाद टाइप 3 में रीमॉडलिंग जो फेज़ होता है, मतलब 3rd स्टेज में जो रीमॉडलिंग स्टेज होता है उसमें टाइप 1 टाइप 3 को रिप्लेस करता है और एक वे में, एक अलाइनमेंट में रीअलाइंड होता है। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक है कि क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल वुंड्स। सर्जिकल सर्जरी में जितने वुंड्स होते हैं, सर्जिकल वुंड्स जो हमारे सूचर्स देते हैं या फिर इंसीजन देते हैं या सर्जरी करते हैं, उनको कितने पार्ट में डिवाइड किया? उनको हमने देखा 4 पार्ट में। क्लीन वुंड जो एकदम क्लीन है, क्लीन कंटामिनेटेड, थर्ड इज कंटामिनेटेड वुंड एंड फोर्थ वन इज द डर्टी वुंड। तो क्लीन वुंड किसको कहेंगे? क्लीन वुंड द वुंड दैट आर अनइन्फेक्टेड। अनइन्फेक्टेड। ओके, और यहाँ पे 3 हमारे बॉडी में स्पेसेस है। एक तो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एक एलिमेंट्री ट्रैक्ट या फिर जिसको हम लोग जीआईटी बोलते हैं, एक होता है जेनाइटल ट्रैक्ट। इन तीनों स्पेस में कोई एंट्री नहीं हुई है। ठीक है, तो ये स्पेस अभी भी क्लोज्ड है, नॉट इंटर्ड। ऐसा सर्जरी जिसमें आप रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, एलिमेंट्री कनाल या जेनेटल ट्रैक्ट में इंटर नहीं कर रहे हो। तो इनके एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं? खुद देखो, इंग्वाइनल हर्निया का ऑपरेशन, हर्निया ऑपरेशन, मैस्टेक्टमी, इन्फेक्शन नहीं हुआ है और आप कहीं घुस भी नहीं रहो, जॉइंट रिप्लेसमेंट, ये क्लीन वुंड। एक और इम्पोर्टेंट है थायरॉयडेक्टमी। नेक्स्ट है क्या? क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। क्लीन कंटामिनेटेड वुंड किसको बोलेंगे?
यहाँ भी अनइन्फेक्टेड वुंड है, लेकिन आप कंट्रोल्ड कंडीशन में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट या जेनाइटल ट्रैक्ट के अंदर एंट्री ले रहे हो। किसमें? इन तीनों ट्रैक्ट में एंट्री तो ले रहे हो, इंटर कर रहे हो आप, पर कंट्रोल कंडीशन, नो कंटामिनेशन, नो इन्फेक्शन, इन्फेक्शन नहीं है। इसके एग्जांपल्स कौन कौन से होंगे? एग्जाम्पल कौन होंगे? कोलेसिस्टेक्टमी। कोलेसिस्टेक्टमी में क्या करते हो आप? गॉल ब्लैडर कट रहे हो तो जीआईटी में एंट्री कर रहे हो, तो क्लीन वुंड तो नहीं है, क्लीन कंटामिनेटेड वुंड है। पर अगर कोलेसिस्टेक्टमी आप गॉल ब्लैडर कट करते हो तो क्या करते हो? एंटीबायोटिक प्रोफाइलेक्सिस, ओटी, सारा प्रोटोकॉल फॉलो करते हो, तो कंटामिनेशन तो होने नहीं देते हो, बाद में आप एंटीबायोटिक भी चलाते हो, तो इसलिए क्या हुआ? क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। थर्ड जो है हमारा कंटामिनेटेड वुंड। तो कंटामिनेटेड वुंड किस में कहेंगे? जो ओपन वुंड है ना हमारा, जो ओपन फ्रेश एक्सीडेंटल वुंड जिसको हम लोग कहते हैं। एक्सीडेंट किसी का हो जाता है तो वुंड कैसा होता है? ओपन फ्रेश होता है, तो ओपन फ्रेश एक्सीडेंटल वुंड को हम लोग कॉन्टामिनेटेड वुंड बोलते हैं। या फिर आप इन तीनों रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जीआई ट्रैक्ट या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट, इन तीनों में इंटर कर रहे हो, कॉन्टामिनेशन हो जा रहा है ना, तो इसको हम लोग कहेंगे कंटामिनेटेड वुंड। ओके, अब कंटामिनेटेड वुंड के एग्जांपल्स क्या क्या है? तो कंटामिनेटेड वुंड के एग्जांपल्स हमारा अपेंडिकुलर परफोरेशन, अपेंडिक्स परफोरेट कर रहा है तो सारा इन्फेक्शन पहले तो अब जीआईटी में इंटर कर गया और इन्फेक्शन भी स्प्रेड हो गया है। गैस्ट्रिक परफोरेशन सेम चीज़ है। ह्यूमन बाइट, ह्यूमन बाइट में क्या होगा? आप कट कर दोगे तो कंटामिनेशन होगा। ओपन फ्रैक्चर, ये चार एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके कंटामिनेटेड वुंड है। अब डर्टी वुंड किसको कहते हैं? तो डर्टी वुंड हम लोग नीचे पढ़ेंगे, डर्टी वुंड यहाँ देख लेते हैं। तो डर्टी वुंड कहते हैं हम लोग कि पहले का कोई ओल्ड ट्रॉमेटिक वुंड हो, ओल्ड ट्रॉमेटिक वुंड विथ रिटेन्ड डिविटलाइज्ड टिश्यू, पुराना मरा हुआ टिश्यू कोई इसके अंदर हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? डर्टी वुंड। एग्जाम्पल आप देख लो। हाँ, डर्टी वुंड में एक और चीज़ एग्जांपल देखने से पहले, कि इसमें जो कंटामिनेशन होगा, परफोरेशन होगा, वो वेरी हाई डिग्री होगा, नॉर्मल परफोरेशन नहीं होगा, वेरी हाई डिग्री ऑफ परफोरेशन होगा, तो इसको डर्टी वुंड करेंगे। एग्जांपल्स इसके हैं फीकल पेरिटोनाइटिस। फीकल पेरिटोनाइटिस बहुत ही हाई लेवल, पेरिटोनियम में फीकल आ गया है, तो समझ रहे हो कंटामिनेशन का लेवल कितना ज़्यादा है। डाइवर्टिकुला फट चुका है, परफोरेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस, तो इसमें भी इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा है। नेक्रोटाइसिंग, नेक्रोसिस हो रहा है, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन, सॉफ्ट टिश्यू के इन्फेक्शन के कारण क्या हो रहा है? नेक्रोसिस। और नेक्स्ट क्या है कि फ्रैंक पस, पस का एकोमोडेशन बहुत ज़्यादा हो, तो ये भी क्या है कि बहुत हाई लेवल ऑफ कॉन्टामिनेशन, इसको डायरेक्ट हम लोग क्या बोलते हैं? डर्टी वुंड। तो अब एग्जांपल्स डर्टी वुंड के देख लेते हैं। पहला एक हमारा क्लीन वुंड, वुंड मतलब रेस्पिरेटरी, एलिमेंट्री और जीआई ट्रैक्ट में आप इंटर भी नहीं की होती। इसके एग्जांपल्स कौन? तो इसके एग्जांपल्स होंगे इंग्वाइनल हर्निया, मास्टेक्टमी, जॉइंट रिप्लेसमेंट, थायरॉइडोक्टमी। इन सारे केस में आप कहाँ इंटर करते नहीं हो? तीनों ट्रैक्ट में। अगर तीनों में इंटर कर गया पर कंट्रोल कंडीशन में, तो उसको क्या बोलेंगे? क्लीन कंटामिनेटेड वुंड। कोलेसिस्टेक्टमी, सीवीडी एक्सप्लोरेशन, आप इंटर कर गए और इन्फेक्शन भी हो गया तो उसमें क्या कहेंगे? अपेंडिक्स का परफोरेशन, गैस्ट्रिक परफोरेशन, ह्यूमन बाइट और ओपन फ्रैक्चर। अगर यही कंटामिनेशन का लेवल बहुत ज़्यादा है प्लस डिविटलाइज स्ट्रक्चर प्रेजेंट है वहाँ पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे डर्टी वुंड, जैसे फीकल पेरिटोनाइटिस, परफोरेटेड डाइवर्टिकुलाइटिस, नेक्रोटाइजिंग सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन या फिर फ्रैंक पस। तो ये हमारा हो गया सर्जिकल क्लासिफिकेशन ऑफ सर्जिकल वुंड। ओके, नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक से पहले क्वेश्चन था कि मोस्ट कॉमन न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जिसके कारण आपका वुंड हीलिंग डिलेड होता है। तो वुंड हीलिंग डिलेड न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी किसी कारण होता है? तो विटामिन ए, सी, जिंक, आयरन, ये इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग ना मल्टीविटामिन्स देते हैं, ये याद रख लेना। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड क्लोजर एंड हीलिंग, इससे भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्वेश्चन पूछा जाता है। अभी तक में ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि बार बार पूछा है। प्राइमरी इंटेंशन क्या होता है? जैसे आप पोस्ट ऑप पेशेंट में क्या करते हो? आप सूचर दे देते हो, तो सूचर देने के बाद जो हीलिंग होता है ना,
वो प्राइमरी इंटेंशन से होता है। जब आप क्या करते हो, आप जो एजेस है उसको आप नज़दीक ला देते हो, किससे, सूचर से। तो पोस्ट ऑफ आफ्टर द सूचर, ये सूचर है, ठीक है। सूचर देने के बाद जो होलिंग होता है ना, उसको हम लोग प्राइमरी इंटेंशन बोलते हैं। सेकेंडरी इंटेंशन क्या है, जब ओपन वुंड है ना उसको आप खाली छोड़ देते हो। जब वुंड को खाली छोड़ देते हो उसमें क्या होता है, ग्रैनुलेशन बनता है, कॉन्ट्रैक्शन होता है और इपिथेलाइजेशन होता है। तो आपने खुला छोड़ दिया घाव को तो वो सेकेंडरी इंटेंशन से क्लोज होगा। टर्सरी इंटेंशन और डिलीड इंटेंशन क्या कहते हैं कि पहले आप घाव को खुला छोड़ देते हैं, उसके बाद फिर आप उसको सूचर देते हो, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेकेंडरी इंटेंशन या डिलेड प्राइमरी इंटेंशन, ठीक है। क्या बोलते हैं, डिलेड प्राइमरी इंटेंशन। तो क्लोजर बाद में क्यों करते हैं हम लोग, क्लोजर तब करते हैं इज डन आफ्टर, हम लोग कब करते हैं, डन आफ्टर, जब इन्फ्लामेशन, अगर इन्फ्लामेशन बहुत ज़्यादा है, प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा है तो हम लोग नहीं करते, ठीक है। तो इन्फ्लामेशन सबसाइड कर जाए, प्रोलिफरेशन इस्टेब्लिश कर जाए तो हम लोग करते हैं। तो इसी को बोलते हैं प्राइमरी टर्सरी इंटेंशन या फिर डिलेड प्राइमरी इंटेंशन, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्कार आएगा वो ज़्यादा अच्छा नहीं है, ठीक है, लेस सेटिस्फैक्टरी स्कार। तो ये हमारा हो गया क्लासिफिकेशन ऑफ वुंड क्लोजर एंड प्राइमरी इंटेंशन, जब आप पोस्ट ऑफ स्टिचेस दे दो, सूचर करके वुंड्स के क्लोज ले आते। सेकेंडरी इंटेंशन ओपन वुंड में, और टर्सरी इंटेंशन को हम लोग डिलेड प्राइमरी इंटेंशन भी बोलते हैं। अभी इमेज देख लो, ये इमेज में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे स्किन नहीं है, स्किन एंड सबक्यूटेनियस फैट, सब कट का फैट एवॉल्व हो गया, रिमूव्ड आउट हो गया है, और आपका मसल, टेंडन और बोन दिखने लगेगा, मसल, टेंडन और बोन दिखने लगेगा। इस स्पेशल टाइप ऑफ इंजरी को क्या बोलते हैं हम लोग, डी ग्लविंग इंजरी। तो क्वेश्चन क्या पूछेगा कि डी ग्लविंग इंजरी में क्या क्या जाता है, स्किन एंड सबक्यूटेनियस फैट चला जाता है, अब क्या क्या दिखता है, मसल, टेंडन और बोन। एक और टॉपिक है कंपार्टमेंट सिंड्रोम। कंपार्टमेंट सिंड्रोम क्या होता है कि अगर किसी भी कंपार्टमेंट को अगर प्रेशर 30 mm से ज़्यादा हो जाए, क्लोज कंपार्टमेंट में अगर 30 mm से ज़्यादा प्रेशर हो जाए तो हमारे कंपार्टमेंट सिंड्रोम होगा। प्रेशर सिम्टम्स आएगा, प्रेशर सिम्टम में क्या होगा, पैलर, पल्सलेसनेस, पैरेस्थीसिया, ठीक है। तो ये 3-4 सिम्टम्स आएंगे, ठीक है, पैलर, पल्सलेसनेस और पैरेस्थीसिया। तो इसमें क्या करना है, हमें क्या करना पड़ेगा, अगर सपोज करो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है किसी भी लिम्स में, तो हमें क्या करेंगे, इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे, फेसियोटमी, कट करके प्रेशर को रिलीज करेंगे। और इंसिजन में क्या क्या कट करते हैं ये क्वेश्चन है, स्किन कट करो, सब कट फैट प्लस डीप फेसिया, ये याद रखना, डीप फेसिया तक कट करते हैं, ठीक है। कंपार्टमेंट, तो कंपार्टमेंट सिंड्रोम के ट्रीटमेंट में हम लोग क्या करते हैं, फेसियोटमी, स्किन, सब कट फैट और डीप फेसिया को कट कर देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, ये इमेज दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं, ये है बेड सोर, इसको और क्या बोलते हैं, प्रेशर अल्सर, और क्या बोलते हैं इसको, डिक्यूबिटस अल्सर, और क्या बोलते हैं, ट्रॉफिक अल्सर, ये सारे इसी के नाम हैं। और क्या बोलते हैं इसको, पेनिट्रेटिंग अल्सर। ये बेड सोर, प्रेशर अल्सर, डिक्यूबिटस अल्सर, ट्रॉपिक अल्सर और पेनिट्रेटिंग अल्सर, ये होता क्यों है, ये क्वेश्चन है। तो इसका होने के पीछे का रीज़न क्या है कि आप अगर एक्सटर्नल प्रेशर कंटिन्यूअस रहे, ठीक है, एक आदमी लेटा हुआ है, कंटिन्यूअस एक्सटर्नल प्रेशर मोर देन 30 mg रहे, तो उस एरिया में ब्लड नहीं जा पाएगा। अगर उस एरिया में ब्लड सप्लाई रुक जाएगा तो क्या होगा, टिश्यू में हाइपोक्सिया होगा। अगर उस टिश्यू में हाइपोक्सिया होगा, नेक्रोसिस होगा, तो बहुत दिन से कोई बेड रिडन पेशेंट है तो उसमें होगा, और उसमें क्या होगा, अल्सरेशन। ये 3 चीज़ होंगी, इसलिए बेड रिडन पोजीशन को हम लोग बोलते हैं कि पेशेंट को बोलते हैं कि हर 20-30 मिनट में आप क्या करो, उसके पोजीशन को चेंज करो।
तो मेनली कहाँ मिलेगा? पैराप्लेजिक पेशेंट, एल्डरली या सीवियरली इल पेशेंट, जो बहुत दिन से। अभी प्रेशर कहाँ मिलेगा? प्रेशर वहाँ मिलेगा जहाँ पे बोनी प्रोमिनेंस है। तो मेनली कहाँ मिलता है? इस्चियम पे, इस्चियम पे, ग्रेटर ट्रोकेंटर पे, ये दो साइट याद रखो। फिर लास्ट में आता है सैक्रम। बहुत लोग ना डायरेक्ट सैक्रम मारते नहीं, मोस्ट कॉमन साइट इज इस्चियम, मोस्ट कॉमन साइट इज इस्कियम, ठीक है। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, इंदिरा गांधी स्टेडियम, इस्चियम, ग्रेटर ट्रोकेंटर और सैक्रम, ठीक है। अब ये अल्सर होगा यहाँ पे, क्या आर्टेरियल अल्सर है, तो कैसा होगा? हम कल ही अल्सर डिवाइड किया था ना, तो अल्सर में पंच आउट लीजन्स मिलेगा, पंच आउट एज मिलेगा, ओके। तो ये अल्सर हो गया तुम्हारा। इसका करेक्टरिस्टिक क्या होगा इस अल्सर का? कि ये पेनलेस होगा, पंच आउट देख ही लिया हमने। और इसका बेस कौन बनाएगा? सब चीज़ तो नेक्रोज हो गया, तो बेस बनाएगा बोन, इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ट्रॉपिक डिकोबिटस अल्सर प्रेशर सोर का पेनलेस बेस कौन बनाता है? बोन बनाता है। अगर हम लोग प्रेशर सोर को स्टेजिंग करें तो प्रेशर सोर की स्टेजिंग में पहला क्या होता है? देखो, पहला होता है सुपरफिशियल अल्सर। सुपरफिशियल अल्सर के दो टाइप, अर्ली और लेट, ठीक है। फिर ये अल्सर डीप हो जाता है, मतलब डर्मिस को इन्वॉल्व करता है, तो अर्ली और लेट। तो पहला अर्ली सुपरफिशियल, लेट सुपरफिशियल, अर्ली डीप और लेट डीप, ओके। अब स्टेजेस देख लो। ये पहला स्टेज है, इसमें देखो इपीडर्मिस, डर्मिस, सबक्यूटेनियस फैट, सॉफ्ट टिश्यू। ये पहला है अर्ली सुपरफिशियल, इपीडर्मिस का हल्का सा पार्ट इन्वॉल्व है। ये देखो इपीडर्मिस और डर्मिस इन्वॉल्व होता है, ये हो रहा है लेट सुपरफिशियल स्टेज, अभी भी अल्सर सुपरफिशियल है। ये देखो ये स्टेज में अंदर आकर डर्मिस को इन्वॉल्व कर रहा है, तो ये अर्ली डीप अल्सर है और ये लेट डीप अल्सर है, ठीक है। तो अर्ली सुपरफिशियल में तुमको क्या मिलेगा? यहाँ पे तुमको क्या मिल रहा है? नॉन ब्लांचिंग इरिदिमा, नॉन ब्लांचिंग इरिदिमा, ठीक है। इसमें पार्शियल थिकनेस है, इपिडर्मिस प्लस डर्मिस दोनों को इंक्लूड कर रहा है, ठीक है। इसमें क्या है? फुल थिकनेस स्किन का लॉस है यहाँ पे, ठीक है। स्किन भी है प्लस इंक्लूडिंग सबक्यूटेनियस टिश्यू भी लॉस्ट है, पर फेसिया इंटैक्ट है। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? कि फेसिया इंटैक्ट है। थर्ड में अर्ली डीप अल्सर में फेसिया इंटैक्ट रहता है, लेकिन वही लेट डीप अल्सर में जाओगे तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग इज इन्वॉल्व, मसल भी इन्वॉल्व है, बोन भी इन्वॉल्व है, जॉइंट भी इन्वॉल्व है, टेंडन भी इन्वॉल्व है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फुल थिकनेस प्रेशर सोर, ओके। तो पहला स्टेज हो गया नॉन ब्लांचिंग रिदमा, दूसरे में स्किन इन्वॉल्व हो जा रहा है, तीसरे में देखो फुल थिकनेस स्किन इन्वॉल्व है, फोर्थ में तो हर चीज़ इन्वॉल्व है। ये स्टेजेस फिर से एक बार देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे स्किन क्या है? स्किन यहाँ पे इंटैक्ट है, नॉन ब्लांचिंग रिदमा है लोकलाइज एरिया में। यहाँ पे स्टेज 2 में पार्शियल थिकनेस लॉस ऑफ द डर्मिस प्रेजेंटिंग एज अ सैलो ओपन अल्सर। यहाँ देखो फुल थिकनेस स्किन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, लेकिन अंडरलाइंग फेसिया नॉर्मल है, मसल बोन का इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ है। फुल थिकनेस प्लस मसल बोन सबका इन्वॉल्वमेंट होगा, इसको क्या बोलेंगे? लेट डीप अल्सर। तो स्टेजेस है, याद रखना, क्योंकि प्रेशर सोर इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैनेजमेंट कैसे करते हैं? अगर किसी को प्रेशर सोर है तो क्या बोले? पहले तो स्किन केयर को क्या लो, गुड स्किन केयर, ठीक है। स्पेशल प्रेशर डिस्प्रेशन कशंस आते हैं, फोम आते हैं, उनको प्रेशर को कम, उनका यूज़ करो, फोम सर कशंस, ठीक है। प्लस दूसरा क्या है कि अगर यूरिनरी एंड फीकल डाइवर्जन अगर ज़रूरत है तो इनका यूज़ करो, ठीक है। ये तीन चीज़ें। बेड बाउंड पेशेंट है कोई, बेड पे बाउंड पेशेंट है, बेड बाउंड पेशेंट है, तो उसको एवरी 2 आवरली उसका प्लेस चेंज करो, पोजीशन चेंज करो। और व्हील चेयर बाउंड है, हर 10 मिनट में 10 सेकंड के लिए खड़ा करो, 10 मिनट में 10 सेकंड के लिए खड़ा करो, ठीक है।
ट्रीटमेंट में भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि RX में हमको क्या करना है कि आपको उसको एडिक्वेट वहाँ पे डिब्राइडमेंट करना होगा, जितनी भी डेड चीज टिश्यूज़ है वहाँ पे उनको निकाल दो, प्लस वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, ये इम्पोर्टेंट है, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। अगर डेड टिश्यू ज़्यादा है तो फ्लैप का भी यूज़ करोगे रिकन्स्ट्रक्शन में। तो व्हाट इज़ वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, इससे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर। तो वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर ये आप देख सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी में, या फिर हम लोग जिसको हम लोग बोलते हैं वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर जो होता है, उसमें प्रेशर क्या करते थे, ये देख रहे हो, ये यहाँ पे ये हमने वैक्यूम क्रिएट किया ना इस पे से, तो हम लोग कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं, -125 mmHg। क्वेश्चन आ चुका है, वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, ये क्या करता है, अभी हम लोग क्या करते हैं ना कि नेगेटिव प्रेशर क्या करेगा ना, ये वुंड हीलिंग को प्रमोट करेगा। तो बोले वुंड हीलिंग कैसे प्रमोट करेगा, तो ये जो नेगेटिव प्रेशर है वो क्या करेगा, फ्लूइड को सक आउट कर लेगा, सक्स आउट। ठीक है, एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो टू दैट एरिया। तो ब्लड फ्लो को क्या करेगा, उस एरिया में इंक्रीज कर देगा। ठीक है, तो ये नेगेटिव प्रेशर के फायदे हैं, ये क्या करेगा, फ्लूइड को सक्स आउट कर लेगा वुंड में, नेगेटिव प्रेशर से कारण ब्लड फ्लो को भी इंक्रीज करेगा। तो ये इमेजेस देख लो आप लोग, देख लो नेगेटिव प्रेशर के कारण क्या हो रहा है कि ये फ्लूइड सारा सक्स आउट कर रहा है, जितने भी फ्लूइड है इन्फ्लेम पस वसे उसको सक कर रहा है, और दूसरा क्या है, ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर रहा है। ये देखो ये मैकेनिज्म हो गया। दूसरा चीज़ इंपॉर्टेंट क्या है कि ये नेगेटिव प्रेशर डिवाइस है, ठीक है, जो हम लोग वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर करिए, कब कब कंट्रा इंडिकेटेड है, ये क्वेश्चन हर बार पूछा जा रहा है कि कंट्रा इंडिकेशन इसके क्या क्या है। ओके, तो कंट्रा इंडिकेशन में इसका सबसे पहला है मैलिग्नेंसी इन द वुंड। अगर मैलिग्नेंसी है वुंड में तो कभी भी नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी नहीं करेंगे। सेकंड है अनट्रीटेड ऑस्टियोमाइलाइटिस। अगर ऑस्टियोमाइलाइटिस अनट्रीटेड है तो उस केस में भी आपको NPWT नहीं यूज़ करना है। थर्ड कंट्रा इंडिकेशन इज द नॉन एंटेरिक एंड अनड्रेन्ड फिस्टुला। नॉन एंटेरिक और ऐसा फिस्टुला जिसको अभी तक ड्रेन नहीं किया गया है, तो उस केस में भी NPWT नहीं यूज़ करेंगे। फोर्थ इज द नेक्रोटिक टिश्यू विथ स्कार। अगर कोई नेक्रोट टिश्यू है वहाँ स्कार है तो उस केस में भी आप कभी भी नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी नहीं यूज़ करोगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक अब हम लोग देखेंगे, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, बेड सोर। ठीक है, बेड सोर के स्टेजेस 1 2 3 4, और ये हमारा हो गया टॉपिक कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक देख, अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है वो टॉपिक ऑफ स्कार्स देखना है। तो ये देख लो नॉर्मल ट्रॉपिक स्कार है, तो नॉर्मली स्कार्स हमारे बनते हैं बॉडी वो ऐसे होते हैं आफ्टर कट। ये दिख रहा होगा तुमको हाइपरट्रॉपिक स्कार। ठीक है, और ये एक स्पेशल टाइप स्कार जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, किलोइड। अब हमको डिफरेंस क्या देखना है कि किलोइड में और हाइपरट्रॉपिक स्कार में क्या डिफरेंस होता है। तो हाइपरट्रॉपिक स्कार और किलोइड में क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो देखते हैं। ये देखो हमारे पास एक हाइपरट्रॉपिक स्कार है और ये हमारे पास किलोइड है। किलोइड में आपको ग्रोथ ज़्यादा दिख रही होगी। ठीक है, तो जेनेटिक अगर देखा जाए तो ये हमारा हाइपरट्रॉपिक स्क्वायर हो गया, ये हमारा किलोइड हो गया। ओके, तो जेनेटिक अगर देखा जाए तो जेनेटिक कंडीशन किलोइड में होता है, यहाँ कोई जेनेटिक कंडीशन नहीं, तो यहाँ होता है। रेस देखा जाए तो ये ऐसा कुछ नहीं कि रेस प्रोड्यूस नहीं है, लेकिन ब्लैक रेस में ज़्यादा होता है निग्रोज में। ठीक है, सेक्स देखा जाए तो ऐसा यहाँ कोई सेक्स डिस्पोजिशन नहीं होता है, लेकिन ये फीमेल में ज़्यादा उमेल होता है। ठीक है, एजेस देखा जाए तो हाइपरट्रॉपिक स्कार चिल्ड्रंस में ज़्यादा देखा जाता है, ये 10 to 30 ईयर्स के बीच में। ठीक है, बॉर्डर अगर देखोगे तो देखो, अगर हाइपरट्रॉपिक स्कार आप देखोगे तो ये रिमेन्स इन द वुंड, ज़्यादा बाहर नहीं जाता, वुंड के पास ही रहता है। और इसमें क्या होगा कि आउटग्रोथ होगा, बॉर्डर बाहर चला जाएगा, वुंड से बाहर बॉर्डर चला जाएगा। ठीक है, साइड सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आपको फ्लेक्सर स्पेक्ट ऑफ आर्म में दिख जाएगा।
इसका कैरेक्टरिस्टिक 3-4 साइट है जहाँ पे दिखता है आपको किलवाड़। पहला स्टर्नम, मोस्ट कॉमन साइट, सेकंड शोल्डर एंड थर्ड इज द फेस। हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे हैं? किलवाड़ के बारे में। ठीक, किलवाड़ का साइट है। ठीक है, अब आते हैं इंपॉर्टेंट, क्या इटियोलॉजी क्या है। तो हाइपरट्रोपिक स्कार का तो इटियोलॉजी सबको पता है कि हाँ भाई टेंशन बहुत ज़्यादा होता है तो हाइपरट्रोपिक स्कार होता है। किलवाड़ के बारे में किसी को ना अननोन है, आज तक नहीं पता चला। जेनेटिक मॉडिफिकेशन है। कितना टाइम लगता है डेवलप करने में? हाइपरट्रोफी स्कार को डेवलप करने में 4 वीक्स लगता है। किलवाड़ के बारे में जानना है, 3 महीना से लेके 3 ईयर्स तक लग सकते हैं एक किलवाड़ को डेवलप करने में आफ्टर द ट्रॉमा। ये टाइम कहाँ से होगा? ट्रॉमा के बाद से। क्लिनिकल फीचर्स पे कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? देखो, रेज्ड मार्जिन तो यहाँ भी होगा, वहाँ भी होगा। हल्का खुजली होगा, प्रोराइटिस यहाँ भी होगा, प्रोराइटिस यहाँ भी होगा। ठीक है, बाउंड्रीज मत देखना, इसके बाउंड्रीज जो होंगे, जो हमने बात की, ये कन्फाइंड होंगे, पर ये बियॉन्ड बाउंड्रीज जाएगा। कौन? किलोइड। किलोइड क्या जाएगा? बियॉन्ड बाउंड्रीज। ठीक है, जब इसका हिस्टोलॉजी करोगे आप तो हाइपरट्रोफिक स्क्वायर में जो कोलेजन्स होंगे वो पैरेलल होंगे, तो पैरेलल अरेंजमेंट होगा कोलेजन का। यहाँ क्या होगा? थिक वेवी कोलेजन इन रैंडम ओरिएंटेशन। रैंडमली इधर उधर सारे कोलेजन अरेंज रहेंगे जिसके कारण आपका किलोइड होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो होगा हाइपरट्रोफिक स्कार में जो नॉर्मल क्या होता है, टाइप 3 कोलेजन सबसे ज़्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? टाइप 1 एंड टाइप 3 दोनों मिलेगा। यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड वे में रहेगा, यहाँ डिसऑर्गेनाइज्ड वे में। तो ये ओवरऑल डिफरेंस हुआ किसके बीच में? हम लोग किलोइड और हाइपरट्रोफिक स्क्वायर में। जेनेटिक डिस्पोजिशन किलोइड में, रेस ब्लैक, किलोइड में सेक्स फीमेल में ज़्यादा, एज 10 to बॉर्डर के बाहर चला जाता है, साइट में तुम्हारा स्टर्नम, शोल्डर, फेस, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसलिए हम लोग जो बाईपास सर्जरी होता है तो बाईपास सर्जरी में किलोइड का चांसेस क्यों होता है? क्यों? क्योंकि स्टर्नम को कट करते हैं। इटियोलॉजी अननोन, डेवलप ये 1 महीने में डेवलप करिए, 3 महीने से लेकर 3 साल तक। क्लिनिकल फीचर में रेस, प्रोराइटिस, ये तो दोनों में होगा। बाउंड्रीज को कन्फाइंड रहेगा हाइपरट्रोफिक स्कार पर, किलोइड बियॉन्ड द बाउंड्री जाएगा। हिस्टोलॉजी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट मिलेगा कोलेजन का, यहाँ पे हैफाजर्डली रैंडम अरेंजमेंट मिलेगा। और यहाँ पे टाइप 3 कोलेजन रैंडमली रहेगा, ऑर्गेनाइज रहेगा। और यहाँ पे टाइप 1 और टाइप 3 दोनों रहेगा, अनऑर्गेनाइज रहेगा। इमेजेस इंपॉर्टेंट है, ये देख लो किलोइड, ये देखो यहाँ पे अगर ट्रॉमा है तो ये बाउंड्री को पार कर गया, इट क्रॉसेज द बाउंड्री। हाइपरट्रोफिक स्कार इज अंडर द बाउंड्री। ये वुंड का, ये ट्रॉमा का रीजन है, इसी के अंदर में हाइपरट्रोफिक स्कार है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एवरी ईयर देयर इज ए क्वेश्चन। ये देखो, दैट इज अ किलोइड ना, इट्स पासिंग द बाउंड्री। ओके, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया।